अभी तक आपने सुना। एक तरफ उस अघोरी की साधना अपने अंतिम पड़ाव पर थी, लेकिन दूसरी तरफ राघव की पत्नी एक सपने में चली जाती है, जो सपना शायद अघोरी की वास्तविकता को दर्शाने के लिए काफी था। उस स्वप्न में चलते हैं और जानते हैं उस अघोरी की वास्तविकता क्या थी, उसका राघव की पत्नी से क्या संबंध था। राघव की पत्नी का सपना जीवंत होने लगा, जिसमें वो देखती है एक नवयौवना अपने पति के साथ आज बैलगाड़ी पर बैठकर गांव की वापसी पर थी। बैल तेजी से दौड़ाए जा रहे थे, क्योंकि शाम का अंधकार छा चुका था और थोड़ी ही देर में रात की कालिमा ये आकाश उड़ने वाला था। गांव अभी कुछ कोस दूर था। उम्मीद नहीं थी कि रात हो जाएगी। डर गांव के सरहद पर पड़ने वाले उस शमशान का था, क्योंकि दिन के उजाले में उसके आसपास तक लोग जाने से डरते थे। न जाने कितनी मिथ्या भ्रांतियां जीवंत थी वहां पर, न जाने कितने साधक उस मरघट को जीवंत कर चुके थे। कितने शांत और अशांत शक्तियों का वास था वहां पर। और ये बात बैलगाड़ी में बैठे हुए ये दोनों युवा दंपति भी जानते थे। रात के अंधेरे में उन अलौकिक शक्तियों से पार पाना बेहद मुश्किल था। रात कुछ ज्यादा ना हो, यही प्रयास था इन दोनों का। इसीलिए बैल भागे चले जा रहे थे। अचानक ये क्या हुआ, बैलगाड़ी का एक पहिया गड्ढे में पड़ गया और बैलगाड़ी एक तरफ को लुढ़कती चली गई। बचिए बचिए कहते हुए वो औरत एक तरफ को गिर गई। दंपति उठे, उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, एक दूसरे की कुशलता जानी और उसके बाद अपने दोनों बैलों को देखा। बैल भी ठीक थे, सिर्फ बैलगाड़ी का पहिया हल्का सा टेढ़ा हो गया था। अब क्या होगा जी? एक तो रात, ऊपर से अभी 2 कोस गांव और दूर है, और फिर रास्ते में वो पड़ने वाला शमशान। औरत ने डरते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, कोशिश करते हैं। आदमी ने ढाढ़स बंधाया और अपना हाथ बैलगाड़ी के पहिए पर लगा दिया। वो दंपति मिलकर के उस टेढ़े हुए पहिए को ठीक करने लगे। लगभग आधा घंटा उनको लग गया। अंधकार होने के लिए काफी था, अंधेरा होने ही वाला था। एक डरावना सा माहौल अब बन चुका था। दोनों बैलों को इतने अंधकार में देखना भी आसान नहीं था, इसलिए अब उन्हें बहुत धीमी गति से ही बैलगाड़ी को चलाना था। ये उनकी मजबूरी थी। बैलगाड़ी बन चुकी थी, यानी पहिया ठीक हो चुका था, लेकिन तब तक रात की कालिमा उनके सामने आ चुकी थी। एक एक पग बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। उन दोनों की सांस अटकी हुई थी, लेकिन चलना उनकी मजबूरी थी। आगे बढ़ते ही गांव की बड़ी सी बगिया चालू हो चुकी थी, जो न जाने कितने डरावने किस्सों को अपने में समेटे हुई थी। और उसके आगे था वो भयावह मरघट। बगिया के अंदर से सियारों के चिल्लाने की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। दोनों की सांसें अटकी हुई थी। जैसे ही मरघट का टूटा सा मुख्य द्वार दिखा, दंपति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद आंखें मूंद कर वो आने वाली मुसीबत को नहीं देखना चाहते थे। लेकिन ये क्या, अचानक से मौसम भी बिगड़ने लगा। अभी तक ठीक ठाक सा लगने वाला मौसम अपनी शक्ल बदलने लगा था। आकाश में काले काले से बादल घुमड़ने लगे थे। बैलगाड़ी में बारिश से बचने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, न ही उस दंपति के पास और कोई चारा था। वो सोचते उससे पहले ही बारिश की बूंदें टप टप कर बरसने लगी। साथ ही आकाश में भी तेज रोशनी के साथ आसपास गिरने लगी। ये अचानक को क्या हुआ? मौसम को क्यों ऐसे बिगड़ गया ये? दंपति सोच रहे थे। साथ ही उनका डर अब बढ़ने लगा था। उनके जहन में उस मरघट की क्रूर कहानियां जीवंत होने लगी थीं कि अचानक से मरघट का मुख्य द्वार स्वयं एक चीत्कार के साथ खुलने लगा।
बैलगाड़ी में वो दोनों दंपति चिपक कर बैठे थे। दोनों एक दूसरे को बारिश से बचाने का प्रयास शायद कर रहे थे, साथ ही उस डरावने मौसम की विभीषिका से एक दूसरे को निजात दिलाने की नाकाम कोशिश भी कर रहे थे। परेशान मत हो, परेशान मत हो, बस अब गांव थोड़ी दूरी पर है, हम पहुंचने वाले हैं। अपनी पत्नी को ज़्यादा ही परेशान होते देख वो पुरुष उसे ढाढ़स बंधा रहा था। दोनों दंपत्ति कुछ सोच पाते कि घबराए हुए वो दोनों बैल एक झटके के साथ शमशान घाट के उस खुले हुए मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट हो गए। अभी भी उन दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों सड़क से अंदर उस मरघट में प्रविष्ट हो चुके हैं। और मौसम ने एक बार फिर करवट ली। बारिश की बूंदें कम होने लगीं। आकाश में जितने भी काले बादल एकाएक आए थे उन्हें हवा बहा कर ले गई। तेजी फड़फड़ाते हुए पेड़ों के झुरमुट अब धीरे धीरे शांत होने लगे थे। यानी मौसम अब शांत होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि यह सब किसी कहानी का हिस्सा था और अब कहानी शुरू होने वाली थी। वो दोनों दंपति अब शमशान घाट के भीतर आ चुके थे। हालांकि दोनों अभी भी बैलगाड़ी पर ही सवार थे और उन्हें इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि वो इस वक्त कौन से मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन बैलगाड़ी की रफ्तार अब बेहद धीमी पड़ चुकी थी। उन्हें अब कुछ आभास हुआ कि वे शायद अपने गंतव्य के पास हैं। पुरुष जो कि इस जन्म का राघव था और उस जन्म में इस स्त्री का पति, उसने अपने पति को ढांढस बंधाए हुए कहा, देखो शायद हम लोग गांव के करीब आ गए हैं, इसीलिए बैलून ने अपनी रफ्तार कम कर दी है, शायद घर नज़दीक है। उसकी बात सुन पत्नी को थोड़ा सा चैन आया। उसने कहा, एक बार बाहर झांक कर देखिए हम लोग कहाँ पहुँचे हैं और घर कितना दूर है। पति उठा और उसने बैलगाड़ी का पर्दा एक तरफ को किया और जैसे ही पर्दा हटा सामने एक अधजली चिता से उसका सामना हुआ, जिसकी लकड़ियां बिखर कर फैल चुकी थीं। शव के किनारे दो कुत्ते शांत अवस्था में खड़े थे, शायद चिता के ठंडी होने का इंतजार कर रहे थे। राम राम, राम राम कहते हुए राघव के हाथ से बैलगाड़ी का पर्दा छूट गया। एक बार फिर से वो बैलगाड़ी में कपड़े के बने हुए उस छोटे से कमरे में था। क्या हुआ, क्या घर आने वाला है? बैल क्यों रुक गए? उसकी पत्नी पूछ रही थी और राघव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। क्या बताता कि वो घर में नहीं बल्कि उसे मरघट के अंदर पहुंच चुके हैं, जिनको देखने तक की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। लेकिन अब करते भी क्या, बैलों के पांव जाम हो चुके थे। न ही बैल आगे बढ़ रहे थे और न ही पीछे, शायद वो भी सम्मोहित हो चुके थे। रात का करीब 11 बज रहा था। एक अजीब माहौल था मरघट के अंदर और राघव के जहन में। फिलहाल उसने एक लंबी सी सांस ली और अपनी पत्नी को झूठ बोला, अभी थोड़ा इंतजार है घर पहुंचने में। लेकिन बैल क्यों खड़े हो गए? ऐसे खड़े रहेंगे तो हम कैसे घर पहुंचेंगे? पत्नी ने सही प्रश्न पूछ लिया। मैं कोशिश करता हूँ। राघव ने अपनी अंदरूनी शक्ति को इकट्ठा किया और बड़ी हिम्मत करके उसने बैलों के नथनों से बंधी उस रस्सी को अपने हाथ में ले लिया जो उनको नियंत्रित कर सकती थी। इतनी तेजी से पीछे को खींचने का मतलब था बैलों को या तो आगे बढ़ाना या फिर वापस पीछे लेना। लेकिन ये क्या, ना तो बैल आगे चल रहे थे और ना ही पीछे को। राघव ने रस्सी को और जोड़ दिया। बैलों के नथनों में यह दर्द देने वाला था, इतना दर्द कि वो कूदते हुए भाग सकते थे। लेकिन नहीं, वो तो जाम हो चुके थे, मानो किसी ने उनके पैरों को बांध दिया हो। राघव के अंदर थोड़ी हिम्मत बची थी। उसने अपनी पत्नी को कुछ भी बताना उचित ना समझा और बैलगाड़ी से नीचे उतरने का निर्णय ले लिया। अजी कहाँ उतर रहे हैं आप? पत्नी ने पूछा। नहीं उतरूंगा तो बैलों को कैसे आगे बढ़ाऊंगा? तुम परेशान मत हो, बस मैं भी उतरा और अभी आया, राघव ने कहा। पत्नी के पास भी कोई चारा नहीं था। उसने मान स्वीकृति दे दी। अब राघव बैलगाड़ी से नीचे था। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। ठंडी हवा शरीर को मानो चीरे दे रही थी। मरघट में करीब 4 से 5 लाशें जल रही थीं, जिनकी आग उस ठंडी हवा के साथ साथ फड़फड़ा से रही थी। राघव का मन डरा हुआ था। जो नहीं चाहता वही हो रहा था। उसने बजरंग बली का नाम लिया
और झुककर बैलगाड़ी के नीचे झांका। शायद बैलगाड़ी के जाम होने के कारण का पता चल सके, मगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। थक हार कर उसने अपनी निगाह मरघट के शून्य की तरफ कर दी। शायद कुछ जानकारी मिल सके या फिर कोई रास्ता, मगर यहाँ रास्ता खुलने के लिए नहीं उसे बुलाया था। यहाँ तो आगे के सारे रास्ते बंद होने वाले थे। तभी अचानक से राघव को कुछ दूरी पर पौधों के झुरमुट में हलचल सी महसूस हुई, मानो कोई तेज गति से राघव को देख रहा हो और भागा हो। कौन हो सकता था? राघव मनी मन सोच ही रहा था कि ये कौन हो सकता है जो इतनी रात को इस मरघट के अंदर खड़ा मुझे देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी अचानक कौन था वो जो मरघट के अंदर आधी रात के वक्त खड़ा इन दोनों का इंतजार कर रहा था? क्या उस व्यक्ति का संबंध राघव या उसकी पत्नी से था, या कुछ और? क्या कुछ भयावह घटित होने वाला था राघव और उसकी पत्नी के साथ? चलते हैं अगले भाग की तरफ।